तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2025 में मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी से जितने सवाल आए थे थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12 ए सेक्शन में। ए सेक्शन में है तो इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सवाल होते हैं इसमें मुझको ये जो फिगर है ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि इसमें जो ये मेरे पास मिनरल्स गिवन है और ये जो फॉलिएशंस गिवन है या लीनिएशंस गिवन है, इनका मुझको टेम्पोरल रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि गार्नेट पहले बना और उसके बाद S1 बनी, या S1 पहले बनी और गार्नेट उसके बाद बना। ठीक है, या दोनों साथ में बने, ये मुझको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कितने इवेंट्स है। क्वेश्चन में 3 इवेंट्स है, D1 D2 D3, और 3 फॉलिएशंस है S1 S2 S3। तो डिफॉर्मेशन इवेंट 1 2 और 3, इनमें से सबसे ओल्ड कौन सा होगा, ये होगा, और सबसे यंग कौन सा होगा, D3 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर होता है वो सबसे पुराना इवेंट होता है। ये तो नोटेशन स्कीम से डिराइव हो गया। D1 में S1 बनी है, D2 में S2 बनी होगी और D3 में S3 बनी होगी। ठीक है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है? वो मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मिनरल असेंबलेज मतलब कौन से मिनरल का कॉम्बिनेशन प्री D3 है। प्री D3 मतलब D3 के बनने से पहले का, यानी कि इस बॉक्स में जो बना। ठीक है, D3 से ओल्डर जो इवेंट्स हो वो पूछ रहा है मुझसे। चलो ठीक है, अब एक बार सवाल को फिर से रीड करते हैं। सवाल मुझको दो चीजें बता रहा है। एक चीज तो ये बता रहा है कि बायोटाइट डिफाइंस S1 फॉलिएशन। अब ये डिफाइन का मतलब क्या होता है? जैसे S1 फॉलिएशन में देखता हूँ, ठीक है, डायग्राम में ये S1 फॉलिएशन बना रखी है उसने। ठीक है, अब ये बना रखी है, इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फिजिकली अगर मेरे पास ये थिन सेक्शन होता है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखता, तो ये जो S1 की जो फॉलिएशन है ये असल में ऐसे मेरे बायोटाइट के ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, कोई लाइन नहीं होती मेरे पास माइक्रोस्कोप में, बट बायोटाइट के ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनका लॉन्ग एक्सेस इस ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड है, ऐसे। ठीक है, अगर ये 3 बायोटाइट के ग्रेन्स है तो ये मेरी फॉलिएशन बनी उसकी वजह से। ठीक है, तो मुझको सवाल क्या बता रहा है कि बायोटाइट डिफाइन करता है S1, यानी कि अगर S1 है सिस्टम में तो सिस्टम में बायोटाइट होना ही होना चाहिए। तो S1 जो है वो मुझको बताता है कि सिस्टम में बायोटाइट तो है ही है। और मस्कोवाइट क्या डिफाइन करता है? मस्कोवाइट S2 और S3 का फॉलिएशन डिफाइन कर रहा है, यानी कि अगर सिस्टम में S2 और S3 में से कोई भी है तो सिस्टम में मस्कोवाइट तो होना ही चाहिए। तो यानी कि S2 है तो मस्कोवाइट तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये दोनों S1 S2 क्या है? प्री D3, यानी कि जो सवाल ने मुझसे पूछा है प्री D3, उसमें कम से कम ये दो मिनरल का कॉम्बिनेशन तो होना ही होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन है जिसमें ये दोनों मिनरल्स कॉम्बिनेशन में हो? बी है और डी। तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे पास क्लैरिफाई हो गए कि ठीक है, ए और सी तो मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमने रूल आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है उससे ये टैली नहीं कर रही। अच्छा, अब मुझको जज क्या करना है, बी और डी में फर्क क्या है? एक में गार्नेट है ऑप्शन और एक में काइनाइट। अब मुझको ये जज करना है कि इन दोनों में से, गार्नेट में से और काइनाइट में से कौन सा मिनरल प्री D3। चलो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट कॉमन ऑप्शन देखते हैं, गार्नेट। गार्नेट को चेक करने की कोशिश करते हैं। गार्नेट के अंदर मुझको क्या दिख रहा है? S1 का फॉलिएशन दिख रहा है। ठीक है, मान लो ये S1 है। ठीक है, और गार्नेट इसके बाद बनता है, तो गार्नेट इसके बाद बनेगा तो गार्नेट के अंदर मुझको वो फॉलिएशन का ट्रेस दिखेगा। मान लो गार्नेट पहले था और फिर S1 बनता, तो क्योंकि इसके जो गार्नेट है वो मेरा पहले से बना हुआ है। ठीक है, और S1 में भी बायोटाइट के क्रिस्टल्स हैं, तो अगर कोई मेरे पास मिनरल पहले से बना है तो दूसरा मिनरल उसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मुझको S1 का ट्रेस इसके अंदर नहीं दिखेगा अगर गार्नेट मेरा पहले बना हो और फिर S1 बना हो। अगर अंदर ट्रेस है तो ये डिफाइन कर रहा है कि S1 पहले था और गार्नेट उसके बाद बना। ठीक है, यानी कि
गार्नेट मेरा S1 के बाद बना, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। जो मेरा गार्नेट है वो S1 के बाद बना, ठीक है। अब S2 से पहले बना है क्या? S2 क्या है? S2 ये वाली क्रेन्युलेशन क्लीवेज है, एक बड़ी वाली, ठीक है, यानी कि ये गार्नेट था और S2 ऐसे कुछ, ठीक है। ये क्या लग रहा है, गार्नेट पहले होगा कि S2 पहले होगा? क्या लगता है बताओ? ठीक है, बहुत सिंपल है, ये वाला जो टेक्सचर है इसको इंटरप्रेट करना बहुत सिंपल है। मान लो जैसे हम लोग ना घर में ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक स्लाइस लेते हैं ब्रेड का, ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ, ये ब्रेड का स्लाइस लिया, और अगर बटर के साथ बना रहे हैं तो मैं बीच में ऐसे बटर के टुकड़े रख देता हूँ, ठीक है, और जब मैं उसको प्रेस करता हूँ तो बटर के टुकड़े क्योंकि हार्ड होते हैं तो ब्रेड जो है उसके ऊपर नीचे कर्ल आउट हो जाती है, ऐसे कुछ हो जाती है ब्रेड, ठीक है। सेम चीज मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये गार्नेट पहले से एग्जिस्ट करता था और फिर ये S2 उसके ऊपर बनी है, तो वो उसको ऐसे कर्ल कर लिया, जैसे मेरे ब्रेड के स्लाइसेस बटर के टुकड़ों को कर्ल कर। तो ये जो गार्नेट है ये मेरा ओल्डर होना चाहिए और ये मेरी जो S2 की फॉलिएशन है ये यंगर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि गार्नेट जो है S2 से पहले बना, इन दोनों के बीच में गार्नेट बना, ठीक है। तो क्या गार्नेट मेरा प्री S3 है? हाँ, यस, प्री S3 है, ठीक है, तो गार्नेट करेक्ट ऑप्शन, गार्नेट बायटाइट मस्कोवाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लेकिन काइनाइट का क्या, ठीक है, काइनाइट का क्या होगा? जिस बच्चे ने गार्नेट से स्टार्ट नहीं किया था क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर मान लो वो काइनाइट से सॉल्व करने लगे तो क्या इश्यूज आएंगे? ठीक है, इश्यू क्या आएगा? सबसे पहला इश्यू इस डायग्राम में क्या है कि काइनाइट में कोई इंक्लूजन नहीं। अगर कोई इंक्लूजन नहीं है तो ये जो पैटर्न्स होते हैं प्री काइनेमेटिक पोस्ट काइनेमेटिक के, इनको जज करना बहुत टफ होता है। एक मिनरल जिसके अंदर पैटर्न्स हैं इंक्लूजन्स के, उसको जज करना फेयरली इजी है, उसी को हमको जज करना चाहिए। जिसमें जिसके अंदर ना हो इंक्लूजन्स, उसको जज करना टफ हो जाता है, ठीक है। जैसे ये काइनाइट का ग्रेड, ठीक है, मान लो अगर S2 का फॉलिएशन ऐसे है और काइनाइट इसके बाद ग्रो किया, हम्म तो मुझको S2 का फॉलिएशन इसके अंदर देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझको नहीं दिख रहा। मुझको क्या दिख रहा है? मुझको दिख रहा है कि काइनाइट पहले से था, ठीक है, उसके बाद S2 का फॉल्यूशन आया जो बाद में S3 में कन्वर्ट हुआ, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझको, ठीक है। तो ये अगर मैं क्लासिकल इंटरप्रिटेशन करूं इस डायग्राम की, तो मुझको क्या पता चलेगा? मुझको पता चलेगा काइनाइट पहले था, उसके बाद S2 आया, ठीक है। अगर ये होता तो होता कि S2 पहले है और काइनाइट उसके बाद, ठीक है। अगर ये क्लासिकल इंटरप्रिटेशन मैं करता हूं तो मेरा काइनाइट S2 से पहले का हो गया, ठीक है, वो भी मेरा प्री S3 हो गया, तो काइनाइट भी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन काइनाइट करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इस मिनरल में इस मिनरल्स में मेरे पास फॉलिएशंस थी अंदर, ठीक है। इसको जज करना आसान है, ठीक है, जिसमें फॉलिएशन ना हो उसको जज करना टफ होता है, ठीक। क्यों टफ होता है? जो ये इंटरप्रिटेशन है इस डायग्राम की बच्चा इंटरप्रिटेशन करता है कि काइनाइट मेरा पहले होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फॉलिएशन नहीं है, ठीक है। अब फॉलिएशन ना होना जरूरी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। कैसे रेलेवेंट नहीं है? ये फॉलिएशन है और ये एक ग्रेन जो उसके बाद ग्रो किया, मान लेते हैं, ठीक है, S2 पहले था फिर काइनाइट, तो हमको लग रहा है कि काइनाइट तो इसके सॉरी काइनाइट बाद में आया तो S2 इसके अंदर होना ही होना चाहिए। और हमने ये डिस्कस किया S2 क्या है? S2 छोटे छोटे माइका के ग्रेन्स, ठीक है। लेकिन ये क्लासिकल इंटरप्रिटेशन या इस बेसिस पे चलता है कि अगर कोई मिनरल बाद में ग्रो करता है, इफ अ मिनरल
grows after a foliation, then the foliation grains are 100% included in the new mineral. ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये इंटरप्रिटेशन ये डिमांड करता है कि अगर आप एक ग्रेन बाद में बनाते हो, ठीक है, तो पुरानी जो फॉलिएशन थी, जो पहले से एग्जिस्टिंग फॉलिएशन थी S2 की, ठीक है, उसके सारे के सारे ये माइका के ग्रेन इस नए मिनरल के अंदर इंक्लूडेड होने ही होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं। इंक्लूजन 100% कभी नहीं होते। अगर मेरे पास एक ग्रेन बाद में बनता है तो जरूरी नहीं वो पुराने ग्रेन्स को इंक्लूड करे। अगर वो इंक्लूड नहीं करता तो वो मेरे पास ऐसा पैटर्न भी बना के दे सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, अगर मेरे पास एक ग्रेन हो जिसके अंदर फॉलिएशन का ट्रेस नहीं है, तो मेरे को उसको इंटरप्रेट करने से पहले उस ग्रेन को इंटरप्रेट करना बेटर होगा जिसके अंदर फॉलिएशन का ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि फॉलिएशन होना 100% श्योरिटी नहीं होती। कभी कभी कुछ ग्रेन्स होते हैं जो पुराने फॉलिएशन के इंक्लूजन नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे पहले बने थे, ठीक है, बस उन्होंने इंक्लूजन उसमें नहीं रखे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज गार्नेट बायटाइट मस्कोवाइट, ठीक है। ये दिस इज द 13th क्वेश्चन जो आया था, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा है इक्लोजाइट फेसिस में पेलेटिक प्रोटोलिट में कौन से मिनरल असेंबलेज बनते हैं, ठीक है। वेरी इजी, हमको ये याद होना चाहिए कि अगर मैं इक्लोजाइट की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं। और पेलाइट्स में हाई प्रेशर का जो कैरेक्टरिस्टिक मिनरल है वो क्या है? वो टैल्क, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में टैल्क होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मान लेते हैं मेरे को कंफ्यूजन है, मुझे ना टैल्क याद भी नहीं है, बाकी मैं दोनों क्वेश्चन, बाकी मैं ऑप्शंस को देखता हूं। जैसे इसको देखता हूं मैं, ठीक है, इसमें क्या है? स्टोरोलाइट है, ठीक है। स्टोरोलाइट हमको मालूम है क्लासिकल बैरोवियन सीक्वेंस में आता है, यानी कि ये तो मेरा मीडियम प्रेशर का ही होना चाहिए। क्लोराइट, मस्कोवाइट, बाइटाइट, एल्बाइट, ये तो मुझको मालूम है कि बैरो में सबसे पहला जोन क्लोराइड जोन है, यानी कि ये तो बहुत ही लो ग्रेड है। बहुत लो ग्रेड का मतलब ये हाई ना प्रेशर है ना हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं ये ऑप्शन लू, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। इसमें एक मिनरल है सिलिमेनाइट। अगर मुझको ये डायग्राम याद है एल्यूमिनोसिलिकेट्स, काइनाइट, सिलिमेनाइट, एंडेल्यूसाइट, तो ये डायग्राम मुझको क्या बता रहा है? ये डायग्राम मुझे बता रहा है कि जो सिलिमेनाइट मिनरल है वो हाई टेम्परेचर का मिनरल है, और काइनाइट जो मिनरल है वो मेरा हाई प्रेशर का मिनरल है। और मुझसे उसने क्या पूछा? हाई प्रेशर के बारे में पूछा, तो सिलिमेनाइट तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ काइनाइट बचा। टैल्क, काइनाइट, फेंजाइट, गार्नेट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 31 है या एमएसक्यू में, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, मुझे बस ये डायग्राम इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो ये डायग्राम में मेरे पास एसीएफ का डायग्राम है और मेरे पास ये कॉम्पोजिशन प्लॉटेड है। ये जो बड़ा सा ओवल है ये मेरी पिलाइट्स की कॉम्पोजिशन। द शेडेड रीजन पी रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशनल रेंज ऑफ मैफिक रॉक्स। अच्छा, पिलाइट्स नहीं है, सॉरी, मैफिक रॉक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इस ओवल को बनाऊं तो ये भी मेरा एक रॉक है दुनिया में, ये भी मेरा एक मैफिक रॉक है, ये भी मेरा एक मैफिक रॉक है। इस पूरे शेडेड रीजन में दुनिया के सारे मैफिक रॉक्स प्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। मुझको नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सारे मैफिक्स को एक साथ स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक सिंगल सैंपल को नहीं करना। इसलिए मैंने दुनिया के सारे मैफिक रॉक्स की कॉम्पोजिशन प्लॉट कर दी। और वो कहां प्लॉट हुई? वो इस शेडेड रीजन में प्लॉट हुई। यहां क्यों नहीं प्लॉट हुई? क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन है जो एल्यूमिना में रिच है, ऐसे मैफिक्स अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते। अर्थ पे सिर्फ इस कॉम्पोजिशनल रेंज के मैफिक्स एग्जिस्ट करते, ठीक है। अब वो मुझसे क्या जानना चाहता है? वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर ये मेरी कॉम्पोजिशन है तो इनमें से कौन सी असेंबलेज स्टेबल है।
ठीक है, फेयरली इजी। अगर मुझे डायग्राम रीड करना हो, मुझे कुछ नहीं करना, अगर मेरी बल्क कॉम्पोजिशन यहाँ लाई करती है तो ये जिस मिनी ट्राइंगल में लाई करेगी वो मिनी ट्राइंगल के एजेस जो है वो मेरा मिनरल एसेंबलेज, यानी कि ये जो बल्क है इसमें क्या है, इसमें सिलिमनाइट प्लस प्लेजियोक्लेस प्लस कॉर्डराइट। ये वाला जो है इसमें क्या है, सेम चीज है, इसमें क्या है, सेम चीज है। ठीक है, अगर मेरा बल्क कॉम्पोजिशन इस मिनी ट्राइंगल में लाई करता तो क्या क्या था, स्टेबल कैल्साइट था, सीपीएक्स था, क्लाइनोपायरेक्सिन था और लेजोक्लेस था। ठीक है, कुछ नहीं करना, कॉम्पोजिशन देखनी है और वो किस मिनी ट्राइंगल में लाई करती है वो रीड करना है। चलो देखते हैं। तो अगर ये मैसिक रॉक है तो मिनी ट्राइंगल क्या है, मिनी ट्राइंगल ये, यानी कि कॉम्पोजिशन क्या है, प्लेजियोक्लेस, क्लाइनोपायरेक्सिन, ऑर्थोपायरेक्सिन। ऑप्शन है प्लेजियोक्लेस, क्लाइनोपायरेक्सिन, ऑर्थोपायरेक्सिन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, वो तो इन मैफिक कॉम्पोजिशंस के लिए। ठीक है, अब कुछ मैफिक कॉम्पोजिशंस हैं जिनको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाली जो मैफिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये कहां लाई कर रहे हैं, ये एक मिनी ट्राइंगल में लाई नहीं कर रहे, ये टाई लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बल्क कॉम्पोजिशन यहाँ लाई करता है एग्जैक्टली ए के ऊपर, तो इसमें क्या असेंबलेज होती, इसमें सिर्फ सिलिमनाइट होती। अगर कोई इस लाइन के ऊपर लाई करता तो उसमें क्या असेंबलेज होती, सिलिमनाइट होती और प्लेजियोक्लेस होती। ठीक है, तो अगर इस टाई लाइन के ऊपर कुछ लाई करता है तो इसका मतलब है कि असेंबलेज क्या है, प्लेजियोक्लेस और क्लाइनोपायरेक्स, प्लेजियोक्लेस और क्लाइनोपायरेक्स। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों असेंबलेजेस स्टेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेरा मैफिक यहाँ प्लॉट हो रहा है कि यहाँ प्लॉट हो रहा है, क्योंकि वो पूरे मैफिक्स को देखना चाहता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अब ये वाले सवाल को देखते हैं। ठीक है, ये वैसे तो फेज रूल का सवाल है, लेकिन हमको फेज रूल पूरा नहीं कैलकुलेट करना, हमको सिर्फ नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करना। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझको ना इन सारे मिनरल्स का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ना भी पता हो, मुझको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो मेरा के फेल्सपार है, जैसे के फेल्सपार में एक K2O का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना डाइऑक्साइड, एल्यूमिना का ऑक्साइड होता है और सिलिका का ऑक्साइड होता है। सिर्फ इतना पता होगा तो मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा। तो मुझको क्वार्ट्स में कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, सिर्फ SiO2 होता है। काइनाइट में क्या क्या होता है, काइनाइट में एल्यूमिना ऑक्साइड होता है और सिलिका डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, के फेल्सपार में ये तीन होते हैं। मस्कोवाइट में क्या क्या होता है, मस्कोवाइट में एक तो के का कैटायन होता है। ठीक है, फिर एल्यूमिना की ओ लेयर होती है, Si की टी लेयर होती है और एक पानी का मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक है, तो मस्कोवाइट के कॉम्पोजिशन में ये सब है, काइनाइट में ये है, क्वार्ट्ज में ये है और के फेल्सपार में ये। ठीक है, लेकिन उसने एक ट्रिकी सवाल पूछा है और उसने ये ऐड किया है, अगर जो मेरा मस्कोवाइट और के फेल्सपार है वो सोडियम और पोटेशियम के बीच में सॉलिड सॉल्यूशन दिखा रहे। ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट मस्कोवाइट नहीं है, सिर्फ K2O से काम नहीं चलेगा, मुझको इसमें Na2O भी चाहिए। और सेम मेरे पास के फेल्सपार में भी अब Na2O का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। ये प्योर के फेल्सपार नहीं है, के फेल्सपार एल्बाइट की सीरीज में कुछ है। तो मुझको कुछ नहीं गिनना, मुझको कुछ नहीं करना, मुझको बस ये ऑक्साइड्स गिननी है कि मिनिमम मुझे कितनी ऑक्साइड्स लगेंगी। SiO2 लगेगी, Al2O3 लगेगी, और क्या लगेगा, मुझको K2O भी चाहिए, Na2O भी चाहिए और मुझको H2O भी चाहिए मस्कोवाइट में ये OH को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो उसने मुझसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये सारे के सारे मिनरल्स हों, मुझको इनकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करनी हो किसी को, तो मुझको केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। के फेल्सपार की केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए मुझको ये चार ऑक्साइड्स का प्रोपोर्शन चाहिए कि मेरे के फेल्सपार में K2O कितना है, Al2O3 कितना है, SiO2 कितना है और Na2O कितना है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इन चारों का वैल्यू चाहिए। क्वार्ट्ज में मुझको सिर्फ एक ही का वैल्यू चाहिए, काइनाइट में 2 का, मस्कोवाइट में इन 5 का। ठीक है, और अगर मैं एज अ होल देखूं तो क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ ऑक्साइड शेयर कर रही है,
ये SiO2 कर रहा है, ये भी SiO2 कर रहा है, वो भी SiO2 कर रहा है, तो इन टोटल मुझको ये 5 ऑक्साइड्स की अगर वैल्यू पता हो तो मैं ये पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इन्हीं को हम मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आंसर इज 5। ठीक है।